कंटेनमेंट जोन्स में पाबंदी जारी रहेगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर छूट दे दी जाएगी। लॉकडाउन का 5वां चरण 1 जून से 30 जून तक, यानी कि अगले 30 दिन भी अभी लॉकडाउन जारी रहेगा। मंजीत नेगी हमारे साथ इस वक्त और जानकारी लेकर फोन लाइन पर आ गए हैं। मंजीत, एक बार विस्तार से बताइए, और ये कंटेनमेंट जोन कैसे तय होंगे? देखिए रोहित, अभी जो गाइडलाइन आई है उनको विस्तार से पढ़ना होगा, लेकिन जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है 8 जून के अब का जो ये जो लॉकडाउन है इसमें काफी चीजें खोल दी गई हैं। 8 जून के बाद रेस्टोरेंट, धार्मिक संस्थान वो खुल जाएंगे, और हालांकि लॉकडाउन कहने के लिए तकनीकी तौर पर रोहित 30 जून तक बढ़ाया गया है, लेकिन एक तरह से पूरी तरह से जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से सरकार ने कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनको खोला गया है। लॉकडाउन 5 कहने की जगह अनलॉक 1 कहा जाए कि अब खोलने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। बिल्कुल सही रोहित, आप इसको अनलॉक 1 कहना होगा, क्योंकि तमाम गतिविधियां और खासतौर से जो बड़ी गतिविधियां जिन पर अभी तक लोग सोच रहे थे, चर्चा हो रही थी, खासतौर से जो दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, उनको 8 जून के बाद राहत दी गई। कुछ और चीजें मैं इस पे पढ़कर आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अभी ये गाइडलाइन जारी हुई है। सबसे पहले हमने आज तक पर ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि सरकार ने इस बार का जो लॉकडाउन है उसको तकनीकी तौर पर रोहित एक तरह से 30 जून तक बढ़ाया, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें खोली गई हैं। साइलेंट फीचर जो उसमें लिखे गए हैं, मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ओपन आफ्टर द कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। तो ये इस पर भी एक तरह से सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक सहमति दिखाई है कि अगर जुलाई के बाद जब नए सेशन होंगे तो उसको लेकर किस तरह से स्कूल कॉलेजेस को खोलना है, उस पर भी जो राज्य सरकारें हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो अपने हिसाब से आगे गाइडलाइन बनाएंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो इससे पहले खासतौर से जो होटल, जो औद्योगिक संस्थान हैं, उनको 8 जून के बाद खोलने की केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन नई जारी है उसमें उनको खोलने की बात की गई है। और भी कई चीजें हैं जिनको नाइट कर्फ्यू शैल बी कंटिन्यू रिमेन इन द फोर्स ऑन द मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फॉर द ऑल एसेंशियल एक्टिविटीज। जो नाइट कर्फ्यू था उसको फिलहाल जारी रखा गया है, लेकिन जो एसेंशियल गुड्स हैं, मेडिकल, खाना पीना, राशन, वो उनके लिए नाइट कर्फ्यू नहीं होगा। द रिवाइज्ड टाइमिंग ऑफ द कर्फ्यू विल बी 9 PM to 5 PM। इसको भी रोहित समय में बदलाव किया गया है। 9 बजे से सुबह 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का, तो एक बदलाव यहाँ पर नाइट कर्फ्यू जो इस वक्त था उसको तो मंजीत नेगी बता रहे हैं कि रात का कर्फ्यू जारी रहेगा 30 जून तक, लेकिन कर्फ्यू का समय अब शाम 7 से सुबह 7 की बजाय रात 9 से सुबह 5 तक के लिए कर दिया गया है। 8 जून के बाद रेस्टोरेंट खोले जा सकेंगे, धार्मिक स्थल खोले जा सकेंगे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान खोलने पर राज्य सरकारें फैसला लेंगी। कमलजीत संधू मेरी सहयोगी इस समय फोन लाइन पर और जानकारी लेकर आ गई है। कमलजीत, इस चरण के बारे में 1 से 30 तारीख तक क्या क्या होगा, एक बार विस्तार से बता दीजिए, आपके पास क्या जानकारी है? भारत एक बार फिर खुल रहा है, कोविड की चपेट में है भारत, स्पाइक हो रहा है, लगातार बढ़ रहे हैं केसेस, लेकिन सरकार ने बोला है कि फेज वाइज रीओपनिंग होगा, यानी अनलॉक 1 किया जाएगा। और उस अनलॉक 1 का फेज 1 है जिसमें जैसे हमने पहले बताया था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब खोले जाएंगे, रिलीजियस प्लेसेस खोले जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट्स, कई स्टेट्स की डिमांड थी कि हॉस्पिटैलिटी सर्विस है उसे खोला जाए, शॉपिंग मॉल्स, अरविंद केजरीवाल, कर्नाटका सरकार, इन सब की मांग थी कि खोला जाए। तो ये फेज 1 में ये आ रहे हैं। और उसके बाद फेज 2 है, जहां पे बहुत बड़ी बात आ रही है कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग है, ये सरकारें तय करेंगी, यानी राज्य सरकार तय करेंगी, और ये होगा जुलाई के महीने में। तो एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि जुलाई के महीने में खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। और उसके बाद हम बात करें कि फेज 3, यानी अगर हम बात करें ट्रैवल के लिहाज से, इंटरनेशनल ट्रैवल है, मेट्रो रेल है, इन सब को खोला जा सकता है। और उसके साथ साथ जो बड़ी बात है कि सिनेमा हॉल्स है, जिम्नेजियम्स हैं, स्विमिंग पूल है, उनको भी खोलने की बात की है।
अब तक हमने देखा है कि सोशल पॉलिटिकल एक्टिविटीज ये सब रुकी हुई थी। अब ये एक बार फिर हो सकेगी जहां पे बड़ा कांग्रेगेशन है। ये फेज 3 है, यानी काफी दिनों बाद। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, और आज तक ने कुछ दिन पहले सबसे बड़ा खुलासा किया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी जहां पे आप जा सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। और हमने देखा कर्नाटका के बाद वेस्ट बंगाल सरकार ने भी कहा था कि 1 जून से खुल जाएंगे। गाइडलाइंस के हिसाब से 8 जून से खुल रहा है ये सब। और अगर हम बात करें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, यानी सरकारें तय करेंगी। जैसे गोवा में कहा था कि 50% कैपेसिटी के साथ वो अलाउ करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, हमने देखा है कि पंजाब ने, तमिलनाडु ने फाइन लगाया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो फाइन होगा। दिल्ली में भी इस तरह की प्रक्रिया है। तो राज्य सरकारों पे काफी हद तक छोड़ा गया है कि वो क्या करना चाहते हैं। यानी ये जो गाइडलाइन है, इसे फाइन ट्यून करेंगी राज्य सरकार के, क्या वो खोलना चाहते हैं या नहीं खोलना चाहते हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से ये छूट हो चुकी है कि खास तौर पे जो पहला फेस है, जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो खोले जाएंगे, और उसके साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट्स खोले जाएंगे और शॉपिंग मॉल। लेकिन एक इंडिविजुअल है, उस पे भी काफी स्ट्रेस है, क्योंकि मान के चलें कि केंद्र ने राज्य सरकार को ये निर्णय लेने का फैसला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना। यानी काफी हद तक अगर हम बोले कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, यानी आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि कोविड अपने आप को कैसे बचा के रखना है। काफी हद तक भारत, अब 2 महीने हो चुके हैं कि भारत बंद रहा है, लेकिन अब जब अनलॉक किया जा रहा है, काफी हद तक ये सिर्फ सरकारों पे नहीं रह जाएगा, एक इंडिविजुअल पे भी रह जाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं। बिल्कुल, इस बात के संकेत बहुत पहले मिल गए थे कमलजीत, जब सरकार ने यह कहना शुरू कर दिया था कि लॉकडाउन इसलिए था कि कोरोना के खिलाफ अपनी चिकित्सकीय मेडिकल सुविधाओं की तैयारी को दुरुस्त किया जा सके और लोगों को उसके नियम कायदे सिखाए जा सके, और उसके बाद धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की तैयारी होगी। हमने सुना भी बीच बीच में राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लगातार कहना शुरू किया, विज्ञापन देने शुरू किए। खासतौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल, हाथ धोना, इन सब चीजों का ख्याल रखना होगा, और उसी के साथ अब जिंदगी आगे बढ़ेगी। मंजीत नेगी, और क्या जानकारी आपके पास आ रही है? 3 फेज की बात की है रोहित, अभी कमलजीत ने। पहला फेज जिसमें कि अनलॉक 1 की तैयारी का सरकार ने हिंट दे दिया है। अब कंटेनमेंट जोन के बाहर गतिविधियां चल सकेंगी। 8 जून से आपने खुद बताया कि रेस्टोरेंट्स, होटल्स खुल जाएंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे। जुलाई में फेज 2 में स्कूल, कॉलेज खोलने की तैयारी वो राज्य सरकारों को करनी है, और फेज 3 में इसके बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और सार्वजनिक कार्यक्रम करने पर फैसला होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है मंजीत कि अभी भी क्या क्या बंद रहेगा जब अनलॉक फेज 1 में आ गया भारत? रोहित, एक बड़ी जानकारी जो इंटर स्टेट, यानी कि एक राज्य के अंदर और दूसरे राज्य में जाने के जो प्रतिबंध था, उसको पूरी तरह से हटा लिया गया है। यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जो नागरिक जाना चाहते हैं, राज्य के अंदर अलग अलग जिलों में जाना चाहते थे, उसको लेकर एक अभी तक प्रतिबंध था। उसके लिए आपको डीएम से और एसपी ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ती थी। उस परमिशन को अब खत्म कर दिया गया है। यानी कि अब नागरिक एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगे, राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। उसके लिए अब उन्हें किसी तरह की पास की जरूरत नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर उनको पालन करना होगा। तो एक मोमेंट को लेकर जो आवाजाही थी लोगों की, और खासतौर से जो मजदूर, जो कामगार और तमाम दूसरे लोग जो फंसे हुए थे, उनको लेकर सरकार ने, केंद्र जो गृह मंत्रालय है, उसकी जो नई गाइडलाइन अनलॉक 1 जारी हुई है, जो कि 8 जनवरी से पूरी तरह से प्रभावी तरीके से लागू होंगी, उसमें एक बड़ी राहत 8 जून से। जी, अब सवाल यह है कि लोकल बसें, लोकल ट्रेन, राज्यों के अंदर चलने वाली ट्रेन जो इंटरसिटी कनेक्टिविटी देती है, वो सब चलेंगी, और चलेंगी तो कब से चलेंगी, कुछ जानकारी है? देखिए, इसमें साफ तौर पर केंद्र सरकार, क्योंकि एक पूरे राज्यों के लिए, पूरे देश के लिए गाइडलाइन बनाती है, तो उसमें अब केंद्र की तरफ से और एनडीए में कानून नियम के तहत जो एक प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया। अब राज्य सरकारों को तय करना है कि कोविड की समस्या के बीच उसमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किस तरह से जो बसें चलेंगी इंटरस्टेट के, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच, और राज्यों के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा। दिल्ली में जैसे अब मेट्रो को 8 जून के बाद खोलने की तैयारी होगी, उनमें किस तरह की सावधानियां होंगी, ये राज्यों को तय करनी है। लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो एक तरह का प्रतिबंध था, उसको
हटा दिया गया है। और इसी तरह से ये बात अगर हम स्विमिंग पूल की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, होटल्स की बात करें, जो भी पब्लिक संस्था उनकी बात करें, उसमें जरूर एक लाइन रोहित यहाँ पर लिखी गई है कि एक लिमिटेड नंबर का ध्यान रखना होगा कि संख्या ज्यादा ना हो। अगर रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं उसमें किस तरह से कितने लोग अंदर बैठे होंगे, उनमें कितनी दूरी होगी, स्विमिंग पूल में कितने लोग अलाउ होंगे, जिनमें में कितने लोग अलाउ होंगे, इतने। इसके अलावा जो और पब्लिक सर्विसेज हैं जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसमें लोगों की संख्या को लेकर जब जरूर इसमें इस नई गाइडलाइन में कहा गया है। लेकिन अब एक तरह से सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियां सहित सभी तरह के जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजें थी, उनको सरकार ने, केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह से 8 जून के बाद अब 30 जून तक के बीच जो एक तरह से कहना होगा कि अब सांकेतिक ही लॉकडाउन रहेगा, उसके लिए सरकार ने काफी छूट दी है। जी, तो क्या अब यह माना जाए कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर 1 तारीख से लगभग सब खुल चुका है? स्कूल कॉलेज में वैसे भी जून के महीने में छुट्टियां रहती हैं, तो जब स्कूल खुलने का समय आएगा तब राज्य सरकारों को फैसला लेना होगा कि स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोलने हैं या नहीं खोलने। बिल्कुल रोहित, इसको लेकर राज्य सरकारों पर ही केंद्र ने एक तरह से जिम्मेदारी डाली है। उनको हालात को देखकर तय करना है। हालांकि अभी तक अगर एचआरडी की मानव संसाधन मंत्रालय की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने जो परीक्षाएं हैं, इसके अलावा जिन लोगों के जो कुछ परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, उसको लेकर पहले ही गाइडलाइन आ चुकी है, उनकी परीक्षाएं होनी है। लेकिन जुलाई के बाद जो नए सेशन शुरू होने हैं कॉलेजेस के, स्कूलों के, उसको लेकर अब राज्यों को जिम्मेदारी केंद्र ने दी है कि वो तय करें कि अपनी सुविधा के हिसाब से, और खासतौर से जो ऐसे राज्य हैं जहां पर कंटेनमेंट जोन ज्यादा है, जहां पर रेड जोन के हालात हैं, वहां वो अपने हिसाब से तय करेंगे। और बाकी जहां एक तरह से स्थिति नियंत्रण में है, वहां पर वो अपने हिसाब से तिथि यानी कि समय जो स्कूल खोलने की तारीखें हैं, वो अपने हिसाब से तय करेंगे। लेकिन इस सारी परिस्थिति के बीच जो बात कही गई थी कि आप एक जगह से दूसरी जगह अगर जा रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं, तो आपको क्वारंटीन रहना पड़ता था। 14 दिन, 7 दिन, 10 दिन, इस तरह की शर्तें राज्यों ने रखी थी। क्या वो अभी लागू रहेंगी या उनमें भी कुछ बदलाव हो सकता है? रोहित, यहाँ पर जो गाइडलाइन दी गई उसमें ये बात क्वारंटीन को लेकर नया निर्देश नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुराना निर्देश एक बार राज्यों की तरफ से देखना होगा। लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया कि अब किसी तरह के अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। एक व्यक्ति जो नाइट कर्फ्यू के अलावा जो वक्त है, उसमें आराम से एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेगा। हालांकि साथ साथ एमएचए की गाइडलाइन में यह भी जरूर कहा गया है कि नागरिकों को, राज्य सरकारों को यह भी तय करना है कि लोगों कोविड के से लोगों की जो सुरक्षा है, उनको उनके जीवन को बचाने के लिए जो गाइडलाइन एनडीएमए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो नियम अभी चल रहे हैं, उनका भी पालन किया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए, क्वारंटीन की जो बात अभी तक लागू है, उसको भी यहाँ पर कहा गया है। लेकिन बहुत ज्यादा उसको लेकर ये इसमें जानकारी नहीं दी गई है कि क्या 14 दिन का जो व्यक्ति एक जिले से दूसरे जिले में जाएगा या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा, उसको क्वारंटीन करना होगा कि नहीं। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस समय चंडीगढ़ से आ गए हैं। मुस्तफा शेख इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई से आ गए हैं। मुस्तफा, राज्यों की सरकारें लगातार ये कह रही थी कि केंद्र की गाइडलाइन आ जाएगी, उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे देश के सामने, अपने लोगों को बताएंगे कि हम क्या फैसला लेना चाहते हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या महाराष्ट्र अनलॉक 1 फेज 1 की तरफ बढ़ने को तैयार है, या मध्य प्रदेश ने जैसे ऐलान किया है कि 15 जून तक हम लॉकडाउन रखेंगे, ऐसी कोई तैयारी है महाराष्ट्र में? बिल्कुल रोहित, एक बात सही है कि अब राज्य सरकारों को एक बड़ा फैसला लेना होगा कि क्या उन्हें लॉकडाउन शुरू रखना है, क्योंकि इकोनॉमिक गतिविधियां जो हैं, खासकर मुंबई जैसे फाइनेंशियल कैपिटल में, ये एक बहुत भारी नुकसान उठा रही है। कुछ ही वक्त में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे बात करेंगे और इसमें आगे की जानकारी दी जाएगी कि क्या ये फेज वाइज लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन है, ये अब मुंबई में पॉसिबल होगा या नहीं। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर देखें रोहित, तो अभी जो है वो सेंटर से गाइडलाइंस आई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और उसके बाद खुद बीएमसी अपनी गाइडलाइंस अलग से निकालती है। तो ये जो 2 चरण है ये अभी बाकी है। तो महाराष्ट्र के और मुंबई के लोगों के लिए क्या लॉकडाउन उठना ये राहत की बात है या नहीं, ये ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। मुंबई की अगर आप स्थिति इस वक्त भी देखें तो केसेस
ऐसा नहीं है कि जो पिछले 2 महीने से आ रहे थे उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। ये ज़रूर है कि शायद माइग्रेंट वर्कर्स या बाकी लोगों का बाहर जाने से शहरों में गर्दी कम हुई है, लेकिन इसका इफेक्ट अभी तक ग्राउंड पर दिखता नहीं नजर आ रहा है। तो क्या किसी तरह की रिलैक्सेशंस आने वाली है, खासकर मुंबई जैसे शहर में जहां पर काफी ज्यादा 600 से ज्यादा इस वक्त कंटेनमेंट जोन है, अलग अलग इलाकों में अलग अलग बिल्डिंग घर जो है वो इस वक्त कंटेनमेंट जोन में है। तो इस पूरे हालात को मद्देनजर रखते हुए क्या किया जाएगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन जो पहले बातचीत की गई है चीफ मिनिस्टर द्वारा, उन्होंने ये बात को सामने माना है कि फेज वाइज वो हर चीज को शुरू करेंगे। जैसे कि फिल्मों की जो शूटिंग है वो आने वाले हफ्तों में शुरू की जानी है, ऐसी कई राहतें मिल सकती है, लेकिन पूरा लॉकडाउन उठेगा नहीं, इस पर महाराष्ट्र मुंबई में अभी भी एक बड़ा सवाल है। रोहित, सत्येंद्र चौहान, एक बड़ी बात जो कि निकल कर आ रही है, होटल, धार्मिक स्थल, सैलून खुल जाएंगे। अमेरिका में आपको बताऊं, सैलून्स खोलने के लिए बाकायदे प्रदर्शन हो गए सड़कों पर, और भारत की सरकार ने अनलॉक 1 के पहले ही फेज में उसको छूट दे दी है। हरियाणा की सरकार ने क्या क्या तय किया, क्योंकि राज्यों पर अब बहुत हद तक दारोमदार रहेगा? देखिए रोहित, मैं आपको एक चीज बता दूं कि हरियाणा की सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो केंद्र की गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो किया जाएगा। लेकिन यहां पर मसला है पंजाब का। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले आगे बढ़कर देश में कर्फ्यू की बात कही थी, और पंजाब के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि जो कोविड-19 है ये जून जुलाई तक जाएगा। अभी भी राइट नाउ जो है पंजाब के मुख्यमंत्री फेसबुक पर लाइव हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है रोहित, चंडीगढ़ शहर कैंटोनमेंट जोन है, तो दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब लगभग अगर हरियाणा के एनसीआर को छोड़ दें तो पूरा पंजाब ऑरेंज जोन में आ चुका है। आज के दिन पंजाब में सिर्फ 180 एक्टिव केसेज हैं। 2000 के करीब टोटल केसेज थे, जिनमें से ज्यादातर रोगियों को छुट्टी दे दी गई है कि वो कोरोना से फ्री हो चुके हैं। तो पंजाब में सिर्फ 180 जो केसेज हैं, एक्टिव केसेज हैं, इसके अलावा सबको छूट दे दी गई है। तो पंजाब ने अब ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दी है। लेकिन जब चंडीगढ़ अगर कैंटोनमेंट रहता है और चंडीगढ़ में लॉकडाउन आगे बढ़ता है, तो हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों की चंडीगढ़ राजधानी है। दोनों ही राज्यों के मुख्यालय से लेकर राजभवन और चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस दोनों चंडीगढ़ के अंदर हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गतिरोध ये हो सकता है, अगर लॉकडाउन की प्रक्रिया के तहत चंडीगढ़ को बंद रखा जाता है तो बड़ी तादाद में लोग हरियाणा, पंजाब और हिमाचल से भी यहाँ पर आते हैं। अब चंडीगढ़ की तुलना अगर हिमाचल से करें तो हिमाचल में जो है 100 कुछ रोगियों की तादाद है, तो चंडीगढ़ में 300 के करीब हो गए हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत पहले ऐलान दे चुके थे। और दूसरा, आज ही पंजाब के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार से अपील की है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको तुरंत प्रभाव से खोला जाए। तो इन सब बातों को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग भी बुला चुके हैं और बहुत जल्द अब इसमें बताने वाले हैं कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। बंगाल में, कर्नाटक में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला पहले ही कर लिया गया था, राज्य की सरकारों ने ऐलान कर दिया था, और अब केंद्र की सरकार ने भी अनलॉक 1 के पहले ही फेज में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट्स, मॉल ये खोलने की इजाजत दे दी है। सैलून भी खुल जाएंगे। उसके बाद दूसरा फेज होगा जिसमें यह तय किया जाएगा कि स्कूल कॉलेज कब से खोलने हैं। गर्मी की छुट्टियां होती हैं जून के महीने में ज्यादातर स्कूलों में, उत्तर भारत में खास तौर पर, और यहां कम से कम राज्य जुलाई तक आजाद रहेंगे इस फैसले से, और जुलाई में उनको तय करना होगा। लेकिन इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ इस समय कोलकाता से आ गए हैं, कुमार अभिषेक लखनऊ से आ गए हैं। अभिषेक, अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ हमारे साथ थे, हमने उनसे सवाल पूछा था कि 31 के बाद क्या होगा। उन्होंने कहा केंद्र की सरकार तय करेगी, और केंद्र की सरकार के गाइडलाइन से ऐसा लगता है कि उन्होंने छोड़ दिया है राज्य सरकार खुद तय कर ले क्या क्या खोलना है, क्या क्या बंद रखना है। अब आगे 1 जून से यूपी में क्या क्या खुलने के संकेत आपको मिल रहे हैं? देखिए रोहित, अब तक जो 4 लॉकडाउन हुए हैं उसमें राज्य सरकार ने अपने तरफ से कुछ नहीं किया है। जितने भी गाइडलाइंस केंद्र सरकार के आए उसे ही पूरी तरीके से फॉलो किया है। और जिस तरीके से आपके इंटरव्यू में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे ही केंद्र सरकार का गाइडलाइन आएगा उसे वो फॉलो करेंगे, तो जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए तो ये पूरा का पूरा खुल चुका है गाइडलाइन। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर सरकार ने जो यहाँ से प्रस्ताव भेजा था उसमें धार्मिक स्थलों को खोलने का प्रस्ताव
प्रस्ताव योगी सरकार ने दिया था, क्योंकि यहाँ के मंदिर, यहाँ के जो मस्जिद, जितने भी धर्मस्थल हैं, उनके तरफ से भी लगातार मांगे उठ रही थी कि खोला जाए। तो योगी सरकार ने अपने तरफ से जो प्रस्ताव भेजा था उसमें ये चीजें थी कि ये इसे भी खोला जाए। इसके अलावा जो लखनऊ है या फिर अगर कुछ बड़े शहरों को छोड़ दें जैसे नोएडा, मेरठ, आगरा, लखनऊ काफी हद तक कंटेन्ड है, कंट्रोल है। तो उस लिहाज से अब पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगभग खुल जाएगा, क्योंकि सरकार ने एक तरीके से तमाम चीजों को खोलने की इजाजत दे दी है। और जिस तरीके से जो केंद्र की गाइडलाइन आई है और उसे ये सरकार एकदम से इन टोटो फॉलो करती रही है, तो जितनी चीजें हम देख रहे हैं, चाहे वो बाजार का मामला हो, चाहे वो मॉल्स खुलने की बात हो, सैलून खुलने की बात हो, इन तमाम चीजों को मुझे लगता है कि 1-2 दिन में फेज वाइज सरकार जरूर इन्हें खोल देगी। साथ साथ जो इंट्रा स्टेट मूवमेंट की बात है वो भी लगभग शुरू हो जाएगा। इंटर स्टेट जो मूवमेंट है वो चल रहा था। मुझे लगता है कि ये जो स्थिति है ये पूरे का पूरे लॉकडाउन को खोलने वाली स्थिति दिखाई दे रही है। और चूंकि उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं थोड़ा कंटेंट दिखाई दिया है मुंबई या फिर दिल्ली या फिर इंदौर और अहमदाबाद की तुलना में, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार कहीं आगे बढ़ करके इसके खोलने का फैसला ले सकती है। आने वाले दिनों में क्या आपको लगता है 1 तारीख के बाद स्थानीय स्तर पर जो जिलों को जोड़ने के लिए बसें चलती हैं या ट्रेन चलती हैं लोकल, उनका आवागमन हो जाएगा शुरू? देखिए, ट्रेन का फैसला तो रेल मंत्रालय करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो अंतर जिला जो बस सर्विसेज हैं वो 1-2 दिन में जरूर शुरू हो जाएंगी। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं या फिर जो बड़ी दुकानें हैं, जैसे अमीनाबाद का इलाका आज भी बंद है, तो अगर कंटेनमेंट जोन के बाहर जा रहा है, अगर बाहर है तो वो तमाम दुकानें जरूर खुलेंगी। हालांकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक मानक तय किया गया है उसे फॉलो करना होगा। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जब भी लॉकडाउन हुए हैं 1, 2, 3, 4, तो जो राज्य प्रशासन है और जो जिला प्रशासन है वो 1 से 2 दिन का वक्त लेता है, ताकि जो इसे खोला जाए तो पूरी सुरक्षा और मानकों के साथ खोला जाए। तो जब 1 तारीख से खोलने की बात हो रही है तो मुझे लगता है कि जो बड़े जिले हैं, जो बड़े शहर हैं, जैसे लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा, ऐसे जिलों में 1-2 दिन ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं या शहर हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जिले की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल होने जा रही है। मंदिर, मस्जिद, ये तमाम चीजें पूरी तरीके से खुलने जा रहे हैं। जो रात के कर्फ्यू की बात है, अगर रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है, यानी कि 6 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दुकानें भी खुल सकती हैं। जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, जो शादी विवाह के स्थल हैं या फिर जहां लोगों को जुटना होता है, कांग्रेगेशन है, उन जगहों पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। लेकिन अब पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये खुलने के दौर में है और उत्तर प्रदेश मुझे लगता है कि कुछ मानकों के साथ इसमें आगे दिखाई देगा। रोहित, पश्चिम बंगाल में सरकार ने पहले ही इंद्रजीत कुंडू ऐलान कर दिया था कि धार्मिक गतिविधियों को वो इजाजत दे देंगे 1 तारीख से। अब जब केंद्र की गाइडलाइन आ गई है तो पश्चिम बंगाल में आगे का स्वरूप कैसा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया था कि अब ये ज़रूरी है कि फेज़ वाइज रिलैक्सेशन किया जाए, क्योंकि इंडेफिनेट समय के लिए आप सब कुछ बंद करके नहीं रख सकते। पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि और ये कहा जा रहा है बार बार तृणमूल सरकार की ओर से कि राज्य का कोई रेवेन्यू नहीं है। पिछले 2 महीनों में सब कुछ बंद रहा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और उसके साथ साथ साइक्लोन अम्फान आने से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है और इसीलिए उसको भरपाई के लिए रेवेन्यू जनरेट करना बहुत जरूरी है। और यही कारण है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जून के 8 तारीख से 50% से 70% बढ़ा दिया जाएगा जो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि बाकी जितने भी नॉन कंटेनमेंट जोन है उसमें ऐलान ऑलरेडी कर दिया गया था कि वहां पे लोग छोटे दुकान ही नहीं बल्कि बड़े दुकान भी खोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह का गाइडलाइन आज MHA से आया है कि आप शॉपिंग मॉल्स भी खोल सकते हैं, तो शायद कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार भी इस पर बातचीत करेगी और नया डिसीजन जो है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से शायद वो कुछ दिनों में हमें मिल सकता है। जी, इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1 जून से तस्वीर बदल जाएगी। अनलॉक 1 की दिशा में भारत कदम बढ़ा रहा है और फेज वाइज एक एक करके चीजें खोले जाने की तैयारी है। पहले फेज में 1 जून से 8 जून तक, उसके बाद दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान खोलने का फैसला
ये राज्य सरकारें करेंगी, लेकिन उस दौरान मेट्रो सेवा, जिम, पार्क, सिनेमा बंद रहेंगे और थर्ड फेज में इन चीजों को खोलने पर सरकारें फैसला करेंगी और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए भी फैसला तभी होगा, मेट्रो के लिए भी फैसला तभी होगा और उसकी गाइडलाइंस भी अलग से जारी कर दी गई हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो शाम का कर्फ्यू था 7 बजे से लेकर 7 बजे तक, उसे हटाकर अब रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक के लिए कर दिया गया है। यानी कि अब दुकानें देर तक के लिए खुली रह सकेंगी। इस पर राज्यों की सरकारों को फैसला लेना होगा। जब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने की छूट दे दी गई है, पास हटा लिया गया है, राज्यों के भीतर भी जिलों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की छूट दे दी गई है। इसका मतलब यह कि अब राज्यों को तय करना होगा कि वो अंतरराज्यीय बस सेवाएं कब से शुरू करना चाहते हैं और रेलवे को यह तय करना होगा कि वो लोकल ट्रेन की सुविधा कब से शुरू वापस कर देना चाहता है।